हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्यूचर कॉमर्स माइंड। आज हम आपका अध्याय 2 करने वाले हैं, जो कि हमारे बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 2 है, व्यवसाय संगठन के स्वरूप। ठीक है, इसके पहले हम जो है अपना चैप्टर 1 कर चुके हैं, जिसमें हमने और फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट किया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप चैप्टर 1 देख सकते हैं। चैप्टर 2 की डेफिनेशन समझते हैं कि आखिर ये चैप्टर किस चीज़ के बारे में हमें बताता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा था कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का क्या करता है, उत्पादन करता है और विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियां करता है, और इन्हीं गतिविधियों को हम क्या कहते हैं, व्यवसाय कहते हैं। ठीक है, अब व्यवसाय को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए केवल पूंजी और अन्य साधन पर्याप्त नहीं होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, उसके हमें स्वरूप का चयन करना होता है कि हमारा जो बिजनेस है वो किस तरीके का होने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक उपयुक्त व्यावसायिक स्वरूप का जो है वो क्या करना पड़ता है, चयन करना पड़ता है। अब यहाँ पर व्यावसायिक संगठन के हमारे पास जो स्वरूप हैं वो कौन कौन से हैं, उनको देख लेते हैं। एक है एकल स्वामित्व, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, फिर आता है साझेदारी, सहकारी कंपनी, सहकारी समिति, और एक आता है हमारा कंपनी। ये 5 चीज़ें हैं और इनको 1 बाय 1 हम आगे वीडियो में समझने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर हम ये समझ लेते हैं कि आखिर हमें इसको संगठन का चुनाव करने की आवश्यकता क्यों होती है, किन कारणों से हमें इस संगठन का चुनाव करना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या आता है हमारा, सबसे पहले आता है हमारा कि हमें पूंजी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमें क्या करना पड़ता है, व्यवसायिक संगठन के स्वरूप का। अगर व्यवसाय छोटा होगा तो कम पूंजी की आवश्यकता होगी, यदि व्यवसाय बड़ा है तो हमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी। तो इसलिए दूसरा है प्रबंधन के कार्यों को उचित वितरण के लिए। अब प्रबंधन, व्यवसाय जिस तरीके का हुआ उस तरह उसमें प्रबंध की व्यवस्थाएं करनी होंगी, इसलिए हमें ज़रूरत है जोखिम वहन करने की क्षमता के लिए। व्यवसाय जैसा होगा, उसकी प्रकृति जैसी होगी, उस तरीके से उसमें जो है वो जोखिम होगा। व्यवसाय के विस्तार के लिए, भविष्य में उसका विस्तार किस तरीके से हम करने वाले हैं, इन सभी की प्लानिंग के लिए भी हमारे पास होना चाहिए ना कि हमारा व्यवसाय एकल स्वामित्व वाला है, यानी हम अकेले करने वाले हैं या 4 लोगों के साथ मिलकर करने वाले हैं, या सिर्फ हमारा उद्देश्य सेवा के लिए है। तो किस तरीके का हमारा व्यवसाय है, ये चूज़ करना ज़रूरी है। फिर सरकारी नियमों कानूनों के पालन के लिए, हर व्यवसाय के लिए सरकार के जो नियम कानून हैं वो कुछ डिफरेंट हैं, थोड़ी सी सीमाएं बढ़ जाती हैं, किसी में कुछ बढ़ जाता है। तो उन सबको समझने के लिए और लाभ को बांटने और उसके उत्तरदायित्व को तय करने के लिए, ये वो सारे रीज़न हैं जिनके कारण हमें क्या करना पड़ता है, एक उपयुक्त संगठन का चुनाव करना पड़ता है। ये वो कारण है कि हमें आखिर स्वरूप का चयन क्यों करना है। ठीक है, अब इसके लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब हम क्या कर रहे हैं, हमारे बिजनेस के स्वरूप का चयन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे व्यवसाय का आकार कैसा है ना, हमारी पूंजी कितनी है, प्रबंधकीय क्षमता हमारी कैसी है, ठीक है, हम जोखिम कितना उठा सकते हैं, हमारे व्यवसाय का उद्देश्य क्या है, और जो भी व्यवसाय का स्वरूप हमने चयन किया है उससे रिलेटेड जो कानूनी प्रावधान है वो कौन कौन से हैं। यहाँ पर एक और पॉइंट है जो कि हमें बताता है कि उपयुक्त संगठन का चयन व्यवसाय की सफलता की क्या है, महत्वपूर्ण कुंजी है। यदि संगठन उपयुक्त नहीं होगा तो व्यवसाय में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आगे देखते हैं, तो अब यहाँ पर हमारा जो है इसके इंट्रोडक्शन से, इसके परिचय को जो हमने समझा, तो निष्कर्ष क्या निकला है कि प्रत्येक व्यवसाय की क्या होती है, अलग अलग आवश्यकता होती है। यदि हर व्यवसाय के लिए एक ही प्रकार का संगठन क्या होता है, उपयुक्त नहीं होता है। व्यवसाय के आकार, पूंजी, उद्देश्य, जोखिम, प्रबंधन क्षमता और कानूनी पहलुओं को ध्यान रखते हुए उचित संगठन का चयन करना चाहिए। ये वो सब बातें हैं जिनका हमें क्या रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। और उपयुक्त संगठन का चुनाव व्यवसाय की स्थिरता, वृद्धि और उसकी सफलता में सहायक होता है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था और ये इसका निष्कर्ष हुआ। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम समझते हैं सबसे पहला जो हमारा संगठन है वो है हमारा कौन सा, एकल स्वामित्व, जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसको समझते हैं सबसे पहले। तो एकल स्वामित्व आखिर है क्या, तो सबसे पहले तो यह देखते हैं कि यह व्यवसाय का सबसे सरल और प्राचीन स्वरूप है। क्या है ये, सबसे सरल है और दूसरा सबसे प्राचीन है। अब इसका अर्थ देखते हैं, एक ऐसा व्यवसाय जिसका स्वामित्व, प्रबंधन और नियंत्रण सभी कार्य एक ही व्यक्ति के हाथ में होते हैं, एकल स्वामित्व कहलाता है। इसमें व्यवसाय का मालिक स्वयं पूंजी लगाता है, सभी निर्णय लेता है, लाभ प्राप्त करता है, व्यवसाय में होने वाली हानि के लिए भी स्वयं उत्तरदायी होता है। अब इसकी डेफिनेशन से आपको सिर्फ एक चीज़ समझ में आई होगी, वो है एकल स्वामित्व, सोल प्रोप्राइटरशिप। एकल मतलब एक,
तो स्वामित्व मतलब स्वामी, मतलब ऐसा व्यवसाय जिसका क्या है, सिर्फ एक ही स्वामी है, वही व्यवसाय का प्रबंधन भी करेगा, सारे निर्णय भी वही लेगा, पूंजी भी वही लगाएगा, लाभ भी प्राप्त वही करेगा, जोखिम भी वही उठाएगा, और जो भी चीज़ें होती हैं उसके बिजनेस रिलेटेड उन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं, या फिर एकल स्वामित्व बोलते हैं। अब इसके आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, कोई छोटी सी आपके पड़ोस में किराना की दुकान होगी, जो अंकल जी बैठते होंगे वही उसके मालिक होंगे। दर्जी की दुकान पर आप जाते हो, वही उसका मालिक है, वही काम करने वाला है। फल की रेहड़ी, जो भी ठेले लगे होते हैं, आप उनको आते जाते देखते हो, तो उनका मालिक कौन है, वो अकेले हैं, और सारी चीज़ों को वो खुद ही मैनेज कर रहे हैं। छोटे मोटे ब्यूटी पार्लर आप लोगों ने देखे होंगे, ठीक है, जो क्या करते हैं, खुद ही करते हैं। उसके अलावा कोई व्यक्ति यदि अकेले ही कोचिंग क्लासेस को रन कर रहा है, तो ये भी काय में आ जाता है, हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप में आ जाता है। अब इसकी देखते हैं विशेषताएं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, इनको आपको बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अब इसकी जो डेफिनेशन है, उससे ही कहीं ना कहीं हमेशा उसकी विशेषताएं निकल के आती हैं। सबसे पहला क्या है, स्वामित्व एवं प्रबंधन क्या होता है, एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है। दूसरा, अब जब एक ही व्यक्ति के हाथ में होगा, सारे निर्णय सारी चीज़ें उसके हाथ में होंगी, तो इसको क्या होता है, आरंभ करना आसान होता है, और क्या होता है, कम खर्चीला होता है। उसके बाद मालिक का पूर्ण नियंत्रण प्राप्त होता है। बिजनेस का मालिक जब वो खुद ही है, तो पूरा नियंत्रण उसी के हाथ में होगा। गोपनीयता बनी रहती है, अब उसे किसी से भी निर्णय लेने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए किसी से कुछ भी बातचीत करने की, सलाह लेने की कोई आवश्यकता नहीं, वो अकेला मालिक है और सारे निर्णय स्वयं करता है। व्यापार में अधिक लचीलापन होता है। लचीलापन क्या है, कि आसानी से चीज़ों में परिवर्तन किए जा सकते हैं। अब इसी जगह पे अगर आप एक कंपनी ले लो, तो इतनी बड़ी कंपनी है, इतने सारे शेयर होल्डर्स हैं, उसके है ना, प्रबंधक मंडल है, अलग अलग चीज़ें हैं, तो सबसे कहीं ना कहीं होते हुए जब कोई निर्णय लिया जाता है, तो बहुत लंबा समय लग जाता है। लेकिन यहाँ पर एक अकेला व्यक्ति, उसे कुछ भी अगर व्यवसाय में परिवर्तन करने, तो वो बहुत आसानी से करता है। और पूंजी की व्यवस्था भी स्वयं ही करनी पड़ती है। यहाँ पर जितनी भी पूंजी लगाता है, वो अकेला व्यक्ति स्वयं ही लगाता है। तो ये हो गई इसकी विशेषताएं। ठीक है, सबसे पहले तो हमने इसकी डेफिनेशन समझ ली, विशेषताएं देख ली। आगे बढ़ते हैं हम, आगे आते हैं, इसके कुछ लाभ हैं। ठीक है, इसके जो लाभ हैं उनको समझते हैं। सबसे पहले, आरंभ करने में सरलता, वही है कि इसे शुरू करना आसान होता है। पूर्ण नियंत्रण, मालिक का इस पर पूरा नियंत्रण होता है। इसमें गोपनीयता बनी रहती है, इसकी जो भी योजनाएं हैं और जो कार्य प्रणाली है, वो क्या रहती है, गोपनीय बनी रहती है। वही है कि लचीलापन है, परिस्थितियों के अनुसार आसानी से क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। और संपूर्ण लाभ का प्राप्त होना, व्यवसाय में जो कुछ भी लाभ होता है, वो सारा किसको मिलता है, मालिक को ही मिलता है। ठीक है, तो होपफुली कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। सबसे पहले हमने क्या देखा, इसकी अर्थ देखा है इसमें, कि जो है एकल स्वामित्व कौन है, जिसका सिर्फ एक मालिक होता है, वही पूंजी लगाता है, वही व्यापार का मैनेजमेंट देखता है, सारी चीज़ों को वही हैंडल करता है, तो ये एकल स्वामित्व हो गया। हमने इसकी विशेषताएं देखी, है ना, कि स्वामित्व और प्रबंधन एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है, आरंभ करना आसान है, मालिक का पूर्ण नियंत्रण प्राप्त होता है, गोपनीयता बनी रहती है, व्यापार अधिक लचीला होता है, और पूंजी की व्यवस्था उसे स्वयं करनी पड़ती है। उसके अलावा हमने इसके क्या देखे, हमने इसके लाभ देखे, कि इसके आरंभ करने में सरलता है, पूर्ण नियंत्रण बना रहता है, गोपनीयता रहती है, लचीलापन है, और संपूर्ण लाभ किसको प्राप्त होता है, मालिक को प्राप्त होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इसकी कुछ हानियाँ। डेफिनेटली हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो यहाँ पर भी अगर इसके लाभ हैं, तो इसकी कुछ हानियाँ भी होंगी। अब इसकी हानियाँ क्या क्या हैं, उनको हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, असीमित दायित्व। व्यापार में होने वाली हानि को मालिक व्यक्तिगत संपत्ति से भी इसकी भरपाई करनी पड़ सकती है। असीमित दायित्व का, अब अगर उसे किसी का पैसा चुकाना है, या उसको कुछ बहुत ज़्यादा हानि हो जाती है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर उसकी जो व्यक्तिगत संपत्ति है, उसके खुद के जो पैसे हैं, खुद के घर परिवार की जो संपत्ति है, खुद की जो संपत्ति है, व्यक्तिगत रूप से जो उसकी संपत्ति है, व्यापार की नहीं बात हो रही, यहाँ पर उसकी व्यक्तिगत संपत्ति की बात हो रही है। इसके पहले आप अकाउंटेंसी में पढ़ चुके हैं, कि व्यापार और व्यापार का जो मालिक होता है, उसे हम दोनों को अलग अलग मान के चलते हैं अकाउंटिंग की दृष्टि से। लेकिन यहाँ पर एकल स्वामित्व में दोनों को कहीं ना कहीं एक ही दृष्टि से देखा जाता है, कि अगर हानि होती है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग की दृष्टि से दोनों अलग अलग हैं, लेकिन अगर हानि होती है, तो यहाँ पर वो एक ही व्यक्तित्व हो जाता है, उसे अपनी पर्सनल संपत्ति से उसका क्या करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। दूसरा आता है पूंजी की कमी। अब यहाँ पर जब एक ही व्यक्ति है, तो उसकी सीमितताएं हैं, वो बहुत ज़्यादा पूंजी नहीं ला सकता, इससे व्यवसाय का जो है वो विस्तार क्या होता है, कठिन होता है। प्रबंधकीय क्षमता सीमित, अब एक व्यक्ति है, तो उसकी जो क्षमताएं हैं प्रबंधन करने की, वो सीमित होती हैं,
वही अगर 10 लोग हैं तो 10 अलग अलग तरीके से विचार कर सकते हैं, 10 अलग अलग तरीके से अपनी राय दे सकते हैं, 10 अलग अलग तरीके से निर्णय ले सकते हैं। लेकिन जब एक ही व्यक्ति है तो उसकी क्षमताएं क्या है, सीमित है। तो व्यवसाय को बड़े पैमाने पर चलाना क्या हो जाता है, कठिन हो जाए। अब सफलता की अनिश्चितता, व्यवसाय की सफलता या असफलता मालिक की योग्यता, परिश्रम और भाग्य पर निर्भर करती है। अब एक ही व्यक्ति है तो उसकी कितनी योग्यता है, वो उसे किस तरीके से रन कर रहा है, उसकी क्या प्लानिंग है, उसकी क्या स्ट्रेटेजी, ये सारी चीज़ें क्या है, बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। अब कार्यभार अधिक, जब एक ही व्यक्ति काम करने वाला है, सारी चीज़ें वही देख रहा है, ठीक है, तो उस पर कार्यभार क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। उत्तराधिकार की समस्या, मालिक की मृत्यु, असमर्थता की स्थिति में व्यवसाय जो है हमारा क्या होता है, स्वतः समाप्त हो जाता है। अब उत्तराधिकार किसको दें, ठीक है, तो यहाँ पर जो मालिक है उसके साथ ही यहाँ पर उत्तराधिकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब इसको आगे देखते हैं कि और इसमें क्या बताया गया है। अब उपयुक्त परिस्थितियाँ, अब किन परिस्थितियों में ये व्यवसाय क्या होता है, उपयुक्त होता है, उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, जब व्यवसाय छोटा हो, अगर व्यापार छोटा होगा तो एकल स्वामित्व अच्छा ऑप्शन है उसके लिए। जब व्यवसाय में पूंजी की कम आवश्यकता हो, उस परिस्थिति में भी इसको चुनना अच्छा है। जब मालिक स्वयं नियंत्रण रखना चाहता हो तब भी ये बेहतर रहेगा। जब मालिक को व्यापार पर पूर्ण ज्ञान और अनुभव हो और जब गोपनीयता आवश्यक हो, तो इन सारी परिस्थितियों में एकल स्वामित्व का चयन करना एक बेहतर ऑप्शन है। उसके बाद एकल स्वामित्व मुख्य रूप से छोटे व्यापारों जैसे किराना स्टोर हो गया, पान की दुकान, दर्जी की दुकान, फल फूल की रेहड़ी, ब्यूटी पार्लर, ट्यूशन क्लासेस, इन सब के लिए क्या माना जाता है, उपयुक्त माना जाता है। अब यहाँ पर इसका एक संक्षिप्त विवरण देख लेते हैं, जो हमने पूरा समझा है उसका एक संक्षिप्त विवरण है। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, स्वामित्व। तो स्वामित्व का मतलब क्या होता है, एक ही व्यक्ति के पास है। प्रबंधन स्वयं मालिक द्वारा किया जाता है। पूंजी स्वयं व्यवस्था करता है वो। दायित्व यहाँ पर क्या है, उसका असीमित है। लाभ क्या है, संपूर्ण लाभ का अधिकारी स्वयं मालिक होता है। उदाहरण के लिए इसमें छोटे दुकानदार, स्वतंत्र पेशेवर और सेवा प्रदाता इसमें शामिल हो जाते हैं। तो होपफुली कि आपको यहाँ पर इसका जो भी डिस्क्रिप्शन है, जो भी इसका इंट्रोडक्शन है, वो अच्छे से समझ में आया होगा। एकल स्वामित्व को हमने समझ लिया और चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन था उसको अच्छे से समझा। अब आगे के वीडियो में इसके और पार्ट्स लेके आऊँगी, जिसमें और बाकी के जो भी व्यवसाय संगठन के स्वरूप हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़ें और रिवाइज करें। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये कैसा लगा और आगे आप क्या पढ़ना चाहते हैं। और आगे की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।